हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 3 विद्युत रसायन। आज हम इसका एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्राथमिक सेल या बैटरी या द्वितीयक सेल। मतलब इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे सेलों का हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सेल या बैटरी किसे कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने छोटे छोटे शुष्क सेल तो ज़रूर देखे हैं। जब बहुत सारे सेलों को ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उन सेलों से बनी इस युक्ति को हम बैटरी कहते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने अभी विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ा। जैसे ये तीन अलग अलग हमने 4 पात्र ले लिए और सेल में क्या क्या होना चाहिए, विद्युत अपघट्य विलयन होना चाहिए और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। इस तरह से हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड ले लिए जिनमें इस तरफ वाला माइनस का, है ना, और इस तरफ वाला इलेक्ट्रोड प्लस का कार्य करता है। तो जब इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ता है, ये प्लस इसके माइनस से जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, तो इस प्रकार बहुत सारे सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो बहुत सारे सेलों को जब इस प्रकार से श्रेणी क्रम के रूप में जोड़ा जाता है तो वो बैटरी में बदल जाता है। सेल के संयोजन से बनी युक्ति बैटरी कहलाती है। और सेल या बैटरी का काम क्या है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है ना। तो एक अच्छी बैटरी बनाने के लिए उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए कि जो बैटरी होती है, एक तो वो कम वजन युक्त वाली होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में हमें बहुत आसानी हो सके। इसके अलावा छोटे आकार की होनी चाहिए ताकि इजीली वो परचेसिंग की जा सके, सस्ती होनी चाहिए, पुनः आवेशित की जाने लायक होनी चाहिए, मतलब कि रिचार्जेबल। ऐसा नहीं कि एक बार हमने उसको खरीदा, उस बैटरी का इस्तेमाल कर लिया, उसको फेंक दिया। उसको अपन बार बार चार्ज करते हैं, जैसे हम हमारा मोबाइल फ़ोन बार बार चार्ज करते हैं, तो ऐसे ही बैटरी भी पुनः आवेशित वाली होना चाहिए। तो व्यापारिक सेल या जो बैटरीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और नाम से ही समझ में आ गया, एक प्राथमिक, तो दूसरा कैसा होगा, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसे बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता, मतलब एक ही बार हम उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, जब अभिक्रिया खत्म हो जाती है, संपन्न हो जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो फिर वो सेल काम करना बंद कर देते हैं, हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, तो फिर हम उसको फेंक देते हैं। ऐसे उदाहरण कौन कौन से होंगे? जैसे टॉर्च के अंदर, या मान लीजिए खिलौनों के अंदर जो सेल होते हैं, है ना, टॉर्च, टीवी के रिमोट, बच्चों के खिलौने, है ना, ये जो छोटे छोटे से जो उसके अंदर जो सेल लगे होते हैं वो प्राथमिक सेल ही होते हैं, क्योंकि उनको दोबारा से हम चार्ज नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे सेल जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता उसको हम प्राथमिक सेल कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शुष्क सेल, जिसका चित्र आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। और एक होता है बटन सेल, बटन या मरकरी सेल, जो हमारे हाथ की घड़ी होती है, रिस्ट वॉच, उसके अंदर भी ये सेल होता है। अगर उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो ये पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते। दूसरे सेल कैसे होते हैं? द्वितीयक सेल, ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। ऐसे सेल जिन्हें दोबारा से आवेशित किया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक सेल। और एक बार इससे जब हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम इसको दोबारा से चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग के दौरान इसकी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो उल्टी दिशा में होने लगती है और हमारा सेल दोबारा चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार के सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है और इसे हम पुनः उपयोग भी कर सकते हैं, हम इसको फेंकते नहीं हैं। जबकि जो शुष्क सेल होते हैं उनको फेंक दिया जाता है, इसीलिए ये सस्ते होते हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमको पढ़ना है सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, सीसा संचायक सेल या निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल आप लोग बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, कॉलेज लेवल का है ये। तो लेड स्टोरेज बैटरी और शुष्क सेल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम पहले शुरुआत कर रहे हैं प्राथमिक सेल से, है ना। तो पहले हम प्राथमिक सेल का अध्ययन करते हैं कि क्या है ये। आपके सामने बोर्ड पर शुष्क सेल का चित्र बनाया गया है ना। शुष्क सेल किस प्रकार का सेल होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं। शुष्क सेल जो होता है वो लेक्लांशी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाम याद रखना, लेक्लांशी, ये उनके वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा है।
शुष्क सेल नेक्लांशी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नेक्लांशी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल मतलब इस सेल से एक बार हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात जब इसकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया आपको दिख रही है, एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन, तो जब दोनों अभिक्रियाएं हो जाती हैं तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने वोल्टेज की ऊर्जा प्राप्त होती है हमको इससे? 1.25 वोल्ट की विद्युत ऊर्जा हमको इससे प्राप्त होती है। तो जब हमको इससे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तब इस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर पहला ही शब्द बोल दें आप कि शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि इसको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता, केवल एक ही बार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये लेक्लांशी सेल के सिद्धांत पे कार्य करता है और इसकी से जो प्राप्त ऊर्जा है, जो वोल्ट है, वो 1.25 वोल्टेज का हमको करंट प्राप्त होता है ना, यानी इतनी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर या इसकी संरचना का वर्णन। तो मैंने चित्र पहले से बना के रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले इसमें बाहर की तरफ जिंक धातु का खोल होता है। खोल यानी कि आवरण, जिंक धातु का आवरण होता है और जिंक धातु का ये जो आवरण है ये एनोड का कार्य करता है जो किरणात्मक होता है। वही बात है ये लोन है ना, कि जो लेफ्ट साइड वाला होता है, मतलब ये वाला, ये जिंक का पात्र है जो कि माइनस का है, जिसको हम एनोड कहते हैं। और एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। पहली बात हमको समझ में आ गई 4 अक्षरों से, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। तो खैर इसमें लेफ्ट राइट वाली तो बात नहीं है, पूरा ही जिंक का आवरण होता है और जिंक का आवरण जो होता है वो एनोड का कार्य करता है। इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। देखिए जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, जस्ट लाइक वही डैनियल सेल में हमने पढ़ा था। आगे की बात करते हैं। अंदर की तरफ ग्रेफाइट की एक छड़ होती है, इसको हम कार्बन की छड़ भी कह सकते हैं। ग्रेफाइट की जो छड़ है ये कैथोड का कार्य करती है। कैथोड मतलब कि प्लस, तो कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी? अगर एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो इसका ये जो ग्रेफाइट की जो छड़ है वो कैथोड का कार्य करती है। छड़ के ऊपर अपने को धातु की टोपी दिखाई देती है। आप लोगों ने शुष्क सेल देखे होंगे, जैसे रिमोट में लगते हैं या आपके टॉर्च में लगते हैं, खिलौनों में लगते हैं, तो ऊपर से धातु की टोपी रहती है। शुष्क सेल हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। देखिए ये इस तरह का होता है ना, ऐसा ऐसे गोल गोल लगा हुआ रहता है उसके अंदर। आया समझ में आपको? इस प्रकार का सेल होता है ये शुष्क सेल। ये तो आंतरिक संरचना हो गई ऐसा। तो ये जो बटन होता है ये धातु की टोपी होती है ना, जिसमें प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है। फिर शुष्क सेल के अंदर यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा हुआ रहता है, जबकि इसके बाहर की तरफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक डाइक्लोराइड का पेस्ट होता है। तो ये पेस्ट किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य विलयन का। विद्युत अपघट्य विलयन। कभी भी जब हम सेल का अध्ययन करते हैं तो उसमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक एनोड, एक कैथोड और एक विद्युत अपघट्य विलयन। तो एनोड के रूप में तो जिंक है, कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ है और विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक डाइक्लोराइड का पेस्ट होता है। फिर इस सेल को लीक प्रूफ बनाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लीकेज भी होता है, इसमें से अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो पानी है वो बाहर की तरफ निकलता है, चिपचिपा सा हो जाता है। तो इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए इसके चारों तरफ लोहे या स्टील का या मोटे कागज का आवरण लगा देते हैं, जिससे कि इस सेल की जो चीज़ें होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो ड्राई सेल यानी शुष्क सेल का चित्र तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, है ना। तो क्रियाविधि के लिए हमको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पहली समीकरण तो बहुत ईजी है। एनोड जो है वो जिंक का बना है, तो जिंक के एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण है। तो जिंक द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं, जिससे जिंक पर धनावेश आ जाता है। इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। ये तो बिल्कुल क्लियर और इजी है। अपचयन की क्रिया में क्या होता है? तो अपचयन में क्या होता है? सबसे पहले जो आपको अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट दिख रहा है ना, इसको मैं आपको बताती हूँ। अमोनियम क्लोराइड का अगर आप आयनन करोगे तो क्या बनेगा? NH4 पे प्लस और Cl पे माइनस। तो अगर हम अमोनियम आयन के 2 अणु ले लें, ठीक है,
ये वो समीकरण जो आपको लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे लिखा है कि अमोनियम आयन जो होता है वो अमोनिया में अपचयित हो जाता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसे हुआ। अमोनियम आयन अमोनिया में अपचयित हो रहा है और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn2O3 में अपचयित हो रहा है, तो कैसे हो रहा है ये थोड़ी समझ में आया हमको। इसलिए इसको समझने के लिए देखो, पहले हमने अमोनियम क्लोराइड का आयनन करा तो अमोनियम आयन बने। अब इन दोनों पे एक एक चार्ज है ना, मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसको अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये दोनों काय में बदल गए? अमोनिया, उदासीन अमोनिया में बदल गए। अब इन दोनों अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटा दो, इन दोनों में से अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन हटा दो, तो क्या बन जाएगा? NH3 और NH3, मतलब कितने NH3 बन गए? 2। तो यहाँ देखो आप 2NH4 प्लस बदल गया 2NH3 में। तो ये कन्वर्सेशन कैसे हुआ, कन्वर्जन कैसे हुआ? ऐसे हुआ। आया समझ में कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसके 2 भाग कर दिए हमने, धन और ऋण आयन कर दिए। अमोनियम आयन के ऊपर 2 प्लस, मतलब एक एक प्लस चार्ज है, दोनों को एक एक इनका इलेक्ट्रॉन दे दिया कि लो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो और धनावेश हटा दो, तो अमोनिया में बदल गए। अमोनियम आयन में से एक एक हाइड्रोजन को हटाए तो अमोनिया बन गया, मतलब 2NH4 प्लस से 2 अमोनिया प्राप्त हुआ। तो ये अपचयन हुआ ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अगली बात ये बता रहे हैं कि जो MnO2 होता है वो Mn2O3 में अपचयित हुआ। कैसे हुआ समझते हैं। MnO2 है ना, कितनी बार है? MnO2 2 बार है, और ये बदल गया Mn2O3 में। Mn2O 4 बार है, उसमें से 3 आ गए, तो क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा, है ना। अब MnO2 Mn2O3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसके लिए ये बताया गया है कि जो MnO2 होता है उसके ऊपर +4 आवेश होते हैं। MnO2 की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। कैसे समझाती हूँ मैं आपको। हाँ, मैग्नीज MnO2 Mn को x मान लो, ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 गुणित 2 बराबर 0, है ना। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +4। समझ में आ गया। तो MnO2 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +4 होती है। +4 का मतलब क्या होता है? +4 का मतलब ये होता है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए। अब अपन Mn2O3 की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे समझते हैं। Mn2O3 की ऑक्सीकरण संख्या, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसलिए हमने मैग्नीज को क्या मान लिया? 2x। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 तिया 6, तो -6 लिख दूँ। 2x - 6 बराबर 0, है ना। फिर हम इसको हल करें, 2x बराबर -6 उधर गया, +6, x बराबर +6/2, यानी x बराबर +3, यानी Mn2O3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? +3। पहले तो आप ये समझो कि MnO2 जो है वो Mn2O3 में कैसे बदला, तो ऐसे बदला। 2 लिखा है आगे, तो 2 बार मैंने लिख दिया, तो Mn2O3, 2 और 2 4, 3 ये और 1 ये। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन होता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 है, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे। और अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, जरूर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो 1 आवेश कम हो गया, धनावेश। तो ये हुआ ना अपचयन। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूरी बात फिर से सुनिए कि रासायनिक अभिक्रिया में एनोड जो होता है वो जिंक का आवरण होता है। जिंक पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिंक द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं, उसके ऊपर 2 + चार्ज आते हैं। अपचयन की क्रिया में जो MnO2 होता है वो Mn2O3 में अपचयित हो जाता है, और जो अमोनियम आयन होता है वो अमोनिया में बदल जाता है, अपचयित हो जाता है। साथ में H2O का अणु मुक्त हुआ। ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आया। ये 2 H यहाँ दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो ये मिलकर बना लेते हैं H2O। अब हम लिखते हैं संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखी है? देखिए, ऊपर से हमने जिंक उतारा, नीचे से MnO2 उतारा, यहाँ से अमोनियम उतारा। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को कट कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं उतारना है। फिर तीर का चिन्ह बनाने के बाद ऊपर से जिंक आयन, फिर Mn2O3, फिर अमोनिया और फिर H2O। ये हो गई आपकी संपूर्ण अभिक्रिया। तो इस तरीके से शुष्क सेल में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे कि ये सेल ठीक से कार्य करता है। पर एक इसमें दोष भी है। क्या प्रॉब्लम है इसमें?
कि इस क्रिया में जो अमोनिया गैस बनती है, इस अमोनिया गैस के बढ़ने के कारण इस पूरे शुष्क सेल का दाब बढ़ता है। उस दाब को कंट्रोल करने के लिए पता है क्या समीकरण बताया गया है, जो आपको लिखना भी है। इसमें ये बताएंगे कि ये जो जिंक आयन है ना, Zn के ऊपर जो 2+ चार्जेस हैं, ये वाले जिंक आयन, ये जिंक आयन इस अमोनिया से क्रिया कर लेते हैं और अमोनिया से क्रिया करके उसको बदल देते हैं टेट्राएमीन जिंकेट आयन में। ये इसके ऊपर आ जाता है +2 चार्ज, ये टेट्राएमीन जिंक आयन। ये अपन ने उपसा संयोजी वाले चैप्टर में IUPAC नाम बनाना पढ़ा ना, तो हम आगे लिखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में अमोनिया गैस मुक्त होती है और अमोनिया गैस के कारण इस सेल का दाब बढ़ता है, तो ये फटने का डर होता है। इसलिए जिंक आयन अमोनिया से क्रिया करके उसके दाब को कंट्रोल कर लेता है। पर फिर भी इस अभिक्रिया का एक दोष ये है कि इस सेल का प्रमुख दोष है कि इसमें उपस्थित जो अमोनियम क्लोराइड है ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इसके अम्लीय प्रकृति के होने के कारण जिंक धातु जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तो अमोनियम क्लोराइड जिंक धातु के संपर्क में आते ही उसको संक्षारित कर देती है, मतलब जंग लगाने लगती है, और जब किसी धातु पर जंग लगती है तो वो छिद्रित हो जाती है। तो जिंक का जो आवरण है वो छिद्रित हो जाता है, जिससे कि अमोनियम क्लोराइड का पानी बाहर निकलने लगता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके बाहर लोहे का या स्टील का या मोटे कागज़ का आवरण लगा देते हैं, जिससे कि सेल आपका पूरा लीक प्रूफ हो जाता है। तो ये हुई पूरी शुष्क सेल की क्रियाविधि, इसका चित्र और इसके समीकरण। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है, चित्र तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना।